पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि लेखक जब हिम दर्शन करते हैं तो हर्षातिरेक हो जाते हैं। वे जो बैठते हैं बैल्कनी में, वहाँ से उठने का नामो निशान नहीं लेते। तो यहाँ पे पहाड़ों में जो भाप उठती है, मतलब बर्फ़ से जो भाप आती है, वह उनके गालों को, माथों को छू रही थी, चूम रही थी। उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है और वहाँ पे तब तक बैठे रहे जब तक सूर्यास्त नहीं हुआ। सूर्यास्त के समय चारों तरफ का वातावरण बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। क्या है, जो ग्लेशियर है वह केसर की तरह, केसर के रंग में मानो बह रही थी, और जो बर्फ़ जो थी वो लाल कमल के फूल की तरह नज़र आ रही थी। और उसके बाद वे उठते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 56 को लिए। थोड़ी देर में चाँद निकला और हम फिर बाहर निकले। फिर चाँद निकलता है और फिर उन लोग फिर बाहर निकल आते हैं। इस बार सब शांत था। अब रात को क्या है ना, चारों तरफ का वातावरण बिल्कुल शांत हो जाता है। अब एकदम से निर्जीव शांत सा परिवेश नज़र आता है, जैसे हिम सो रहा हो। अब तो कोई आवाज़ नहीं आ रहा था, मानो हिम सो गया हो। थोड़ा अलग आराम कुर्सी खींचकर बैठ गए। वे आराम कुर्सी निकालते हैं, खींचकर क्या फिर से वे बरामदे में बैठ गए। यह मेरा मन इतना कल्पनाहीन क्यों हो गया। वे बहुत ही कल्पनाहीन हो जाते, कल्पना में डूब जाते हैं। इसी हिमालय को देखकर किसने किसने क्या क्या नहीं लिखा। तो हिमालय को देखकर सब क्या क्या नहीं लिखते हैं, कितना मतलब कहानियाँ लिख बैठते हैं, महाकाव्य लिख बैठते हैं, यहाँ तक क्या है कविता लिख बैठते हैं। तो इन हिमालय को देखकर सब बड़े बड़े कवि बन गए हैं। तो एक पंक्ति, हाँ एक शब्द भी नहीं आता। लेखक यही सोचते हैं इतने लोग, हजारों लोग कितने हैं, सैकड़ों लोग क्या करते हैं, हिमालय को लेकर कितना कुछ लिख बैठते हैं, पर लेखक जो हैं एक पंक्ति नहीं लिख पा रहे हैं। वे इतने मतलब हर्षातिरेक हो उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं कि उनसे मानो कुछ कलम से एक पंक्ति लिखा नहीं जा रहा था। पर कुछ नहीं, यह सब कितना छोटा लग रहा है इस हिम सम्राट के समक्ष। हिमालय के सामने सब कुछ बहुत छोटा लग रहा था, क्षुद्र लग रहा था। पर धीरे धीरे लगा कि मन के अंदर भी बादल थे जो छट रहे हैं, क्योंकि उनके मन में जो बादल छाए हुए थे वो धीरे धीरे छटने लगा। कुछ ऐसा उभर रहा है जो इन शिखरों की ही प्रकृति का है, कुछ ऐसा जो इसी ऊंचाई पर उठने की चेष्टा कर रहा है ताकि इनसे इन्हीं के स्तर पर मिल सके। लगा यह हिमालय बड़े भाई की तरह ऊपर चढ़ गया है और मुझे छोटा भाई को नीचे खड़ा हुआ कुंठित और लज्जित देखकर थोड़ा उत्साहित कर रहा हो। स्नेह भरी चुनौती भी दे रहा है। हिम्मत है, ऊंचे उठोगे। उन्हें ऐसा लगता है हिमालय मनो उन्हें प्रोत्साहित कर रहा है, लेखक को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि उठो, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, तुम कुछ लिखो। ऐसे सुन क्यों पड़ गए हो, कुछ ज़रूर लिख पाओगे। तो उन्हें उत्साहित करते हैं और तब वे क्या है लिखने की चेष्टा करते हैं। उनके मन में जो बादल छाई हुई थी वह धीरे धीरे हटने लगी और सहसा सन्नाटा तोड़कर सेन रविंद्र की कोई पंक्ति गा उठा और जैसे तंद्रा टूट गए। सेन साहब जो थे वे रविंद्र संगीत गाने लगते हैं और हम सक्रिय हो उठे। अदम्य शक्ति, उल्लास, आनंद जैसे हम में झलक पड़ रहा था। सबसे अधिक खुश था सेन साहब सबसे खुश थे, बच्चों की तरह उछल रहे थे, बिल्कुल चंचल चिड़ियों की तरह चहकता हुआ बोला, भाई साहब हम तो वंडर स्ट्रक हैं कि हम भगवान का क्या क्या करतूत इस हिमालय में होता है। तो यहाँ के अपार सौंदर्य को देख के एकदम से वंडर स्ट्रक हो गए हैं। इस पर हमारी हंसी मुश्किल से ठंडी हो पाई थी कि अकस्मात वह शीर्षासन करने लगे। अब वे व्यू जो है हिमालय का दर्शन विभिन्न एंगल से करना चाहते थे। अब तो वे शीर्षासन मतलब सिर नीचे पांव ऊपर उल्टे होकर क्या है हिमालय का दर्शन करने लगते हैं। पूछा गया तो बोला, हम हर पर्सपेक्टिव हिमालय देखूंगा। बाद में मालूम हुआ कि वह बम्बई, अब मुंबई है, कि अत्याधुनिक चित्र शैली से थोड़ा नाराज़ हैं और कहने लगा, जो सब जीनियस लोग सिर का बल खड़ा होकर दुनिया को देखता है,
इसी से मैं भी सिर का बल खड़ा होकर हिमालय देखता हूँ। दूसरे दिन फिर क्या है देखो, दूसरे दिन घाटी में उतरकर 12 मील चलकर हम बैजनाथ पहुँचे। अगले दिन क्या करते, 12 मील उन लोग पैदल चलते हैं और बैजनाथ पहुँचते हैं। बैजनाथ से क्या है, गोमती बहती है। गोमती जो है वो कहाँ से बहती है, बैजनाथ से। गोमती की उज्जवल जलराशि, अब देखो गोमती जो है नदी वो एकदम साफ क्रिस्टल क्लियर है, उसमें हिमालय की छवि पड़ती है। बर्फीली चोटियाँ जो है उसकी छाया क्या है नदी में तैर रही थी। पता नहीं उन शिखरों में कब पहुँचूँ, कैसे पहुँचूँ। लेखक सोचते हैं कि उन शिखरों पर, मतलब जो ऊंची चोटियाँ हैं उन शिखरों पर लेखक को बहुत मन क्या होता है वहाँ तक पहुँचने के लिए, और वे सोचते हैं भला मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ। पर उस जल में तैरते हुए हिमालय से जी भरकर भेंट उसमें डूबा रहा। वे क्या करते हैं, उस जल राशि में, नदी के पानी में क्या करते हैं, बहुत देर तक मन लगाकर डूबे रहते हैं। आज भी उसकी याद आती है तो मन पीरा उठता है। अब भी क्या है, जब भी उन्हें कौसानी की याद आती है, उस जलराशि की याद आती है तो उनका मन पीरा उठता है, दुखी हो उठता है, दोबारा वहाँ जाने को मन करता है। कल ठेले के बर्फ को देखकर मेरे मित्र उपन्यासकार जिस तरह स्मृतियों में डूब गए, उस दर्द को समझता हूँ, और जब ठेले पर हिमालय की बात कहकर हंसता हूँ तो वह उस दर्द को भुलाने का ही बहाना है। तो क्या है, वे ठेले पर हिमालय मतलब उस बर्फ़ को देखकर उनका जो दुख है उस दुख को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बर्फ़ की ऊंचाइयां बार बार बुलाती हैं और हम हैं कि चौराहे पर खड़े ठेले पर लदकर निकलने वाले बर्फ़ को ही देखकर मन बहला लेते हैं। क्या है, उस बर्फ़ को, ठेले पर जो बर्फ़ है उसे देखकर अपना मन बहला लेते हैं, क्योंकि हमेशा जो है हिमालय जाना या हिम दर्शन करने के लिए, हिमालय की चोटी पर जो हिम दर्शन करने के लिए जाना संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए उस बर्फ़ को देखकर अपने मन को क्या करते हैं, संतुष्टि कर लेते हैं। किसी ऐसे क्षण में ऐसे ही ठेलों पर लदे हिमालयों से घिरकर ही तो तुलसी ने कहा था, तुलसीदास का नाम सुने हो तो उन्होंने कभी क्या इस हिमालय को देखकर उन्होंने कहा था, कबहू को हाँ यही रहनी रहूँगी, मैं क्या कभी ऐसे भी रह सकूँगा, भला मैं भी कभी वहाँ जाकर रह सकूँगा। वास्तविक हिम शिखरों की ऊंचाइयों पर वे कहाँ जाकर रहना चाहते थे। कालिदास या तुलसीदास हिम राशि मतलब हिमालय की चोटी पर जाकर बसना चाहते थे, पर क्या यह संभव था, नहीं। तो वही कहते हैं, कभी क्या मैं ज़िंदगी में कभी वहाँ तक पहुँच पाऊँगा। और तब मन में आता है कि फिर हिमालय को किसी के हाथ संदेशा भेजूं। वे संदेशा क्या भेजना चाहते थे कि बंधु मैं ज़रूर अवश्य आऊँगा, मैं फिर लौटकर वहीं आऊँगा, मैं दोबारा ज़रूर जब वक्त होगा तो फिर से हिमालय ज़रूर जाऊँगा। उन्हीं ऊंचाइयों पर तो मेरा आवास है। तो मेरा घर कहाँ है, मेरा आवास क्या है, हिमालय के शिखरों पर है, ऊंचाइयों पर है, वहीं मन रमता है। मैं करूं तो क्या करूं, मेरा मन जो है हिमालय में ही बसा हुआ है, भला मैं क्या करूं, मेरा मन जो है वहाँ से बिल्कुल निकलता ही नहीं है। बर्फ़ को देखते ही क्या है, मेरा मन करता है कि मैं दोबारा हिमालय पहुँच जाऊँ। तो यह जहाँ पर क्या है, हम कौसानी के सौंदर्य के बारे में पढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इससे संबंधित प्रश्नोत्तर मैंने आपको PDF के माध्यम में भेज दिया है। ओके, धन्यवाद।